तो इसी कड़ी में मैं स्टूडेंट्स को प्रोफेसर MP पुनिया के बारे में बताना चाहूंगी कि सर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में IIT दिल्ली से MTech और PhD दोनों ही किए हैं और 30 सालों से जो अपना एक्सपीरियंस बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बांट रहे हैं और वर्तमान में ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE के वाइस चेयरमैन के रूप में कार्यरत हैं और ये जिम्मेदारी इन्होंने 20 जनवरी 2017 से संभाली हुई है। और इससे पहले वे लगभग 4.5 साल तक डायरेक्टर थे NITTR चंडीगढ़ के और 16 अगस्त 2014 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल हेरिटेज कोलकाता द्वारा भारत माता पुरस्कार के ये प्राप्तकर्ता भी हैं और सशक्तिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें NITTR चंडीगढ़ की तरफ से इन्हें विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए 3 दिसंबर 2013 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया और इन्होंने चंडीगढ़ में रहते हुए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और चंडीगढ़ राज्य में 20 से ज्यादा सरकारी स्वायत्त निकायों और विश्वविद्यालयों के ये सदस्य भी रहे थे और सर यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के एस्केप बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल के सतत व्यवसाय नेटवर्क के सलाहकार भी रहे और सर ने क्वालिटी एजुकेशन, गुड गवर्नेंस, ई-लर्निंग टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया, गो ग्रीन एनवायरनमेंट, स्किल डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा जोर दिया है और साथ ही साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन यानी कि NAC और कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन यानी कि CEC और टेलीकॉम सेक्टर स्किल के कार्यों में भी ये सहयोगी रहे हैं और साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपके साथ मुझे ये बात शेयर करते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि पुनिया सर BTU के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज CET के फाउंडर प्रिंसिपल भी हैं और ये जो कॉलेज है आज एक छोटे से पौधे से प्रोफेसर HD चारण सर के मार्गदर्शन में आज एक वट वृक्ष बन चुका है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार में। आप सर आपके वक्तव्य के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद स्वाति। परम सम्माननीय प्रोफेसर HD चारण साहब जो वर्तमान में वाइस चांसलर हैं बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, प्रोफेसर YN सिंह जी, अलका, प्यारे विद्यार्थियों, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज मेरा परिचय जो है प्रोफेसर HD चारण साहब के द्वारा दिया गया, जो हमारे अग्रज, हमारे मार्गदर्शक, और हमेशा ही चारण साहब आपके साथ हमने सुरक्षित महसूस किया। सुरक्षा तभी मिलती है जब अपनापन होता है, रिलेशंस होते हैं, और आप इस क्षेत्र के लिए बीकानेर क्षेत्र जो ये रीजन जो है, सिर्फ बीकानेर नहीं आधा राजस्थान आपके पास में है, आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। शायद अभी अपने लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि ये कितना बड़ा योगदान समाज के लिए जो है दिया जा रहा है, क्योंकि मैं उस परिवार का सदस्य हूं, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का मैं एक पूर्ण भागीदार हूं, संपूर्ण सदस्य हूं। मैंने अपने जीवन के 6 साल बीकानेर के अंदर, मेरी कार्यस्थली है ये, मेरा दिल वहां से जुड़ा हुआ है। फिजिकली मैं चाहे जहां पे भी हूं, पर मेरा दिल वहीं पे है। मेरी भावनाएं, मेरा प्रेम, मेरा विश्वास, वो इस संभाग से, इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। अलका तो बिल्कुल छोटी सी थी जब मैं वहां छोड़ के आया था, 2010 में शायद जस्ट ज्वाइन किया था। प्रोफेसर YN सिंह जी भी करीब 3-4 साल हुए थे वहां ज्वाइन किए हुए। लेकिन प्रोफेसर चारण साहब के साथ, जैसा उन्होंने बताया कि हमारा बहुत बहुत लंबा एक जुड़ाव है, हमारा पारिवारिक जुड़ाव है, एक परिवार के सदस्य हैं, एक साथ हम आगे बढ़े हैं। और जो बच्चे आज जुड़े हुए हैं, आप एक तो भाग्यशाली हैं कि ऐसे शिक्षक आपको, चारण साहब जैसे शिक्षक मिले हैं। कोटा में रहते हुए आप जो है, जो इन्होंने नाम कमाया, और अब एक राजस्थान को, पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों को दिशा दे रहे हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, विशेष रूप से बच्चों को, उनके पेरेंट्स के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे एक विश्वसनीय व्यक्ति, जो मानव मूल्यों की बात जो अपन करते हैं, शायद प्रकाष्ठा है मानव मूल्यों की, वो इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक वाइस चांसलर हैं। और चारण साहब जैसा आज आप रास्ता दिखाओगे, आने वाली पीढ़ियां उसी रास्ते पे चलेगी, ये निश्चित बात है। जो लीडर जैसा होता है वैसा ही उसके फॉलोअर्स होते हैं, निश्चित रूप से। तो आपने एक अलग से अलग जगाई है। आपसे मैं जब बात कर रहा था 3-4 दिन पहले, आपने कहा कि मेरे पास देने के लिए या वहां कोई बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करने के लिए पैसे तो नहीं है,
लेकिन मेरे पास ये माध्यम है जिससे मैं बच्चों को एक आगे जो है अग्रसित कर सकता हूँ, आगे उनको एक जीवन के जो है नए पथ पे मैं बढ़ा सकता हूँ। तो चांद साहब, पैसे वाला काम तो शायद हर कोई इंसान कर सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन जिस रास्ते पे आप इन बच्चों को लेके जा रहे हो, ये रास्ता कठिन रास्ता है, ये मुश्किल रास्ता है। हमारी जो युवा पीढ़ी है, जिसके ऊपर इस पूरे देश का नहीं विश्व का जो एक एक भविष्य टिका हुआ है, इनसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं। आज हम बार बार ये कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है। हमारी 50% पॉपुलेशन जिसकी उम्र 25 साल से कम है, लेकिन इस युवा का करेंगे क्या अपन? अगर वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग है, सिर्फ एक मानव के रूप में उसने अगर जन्म लिया है और उसके पास कोई भी दिशा नहीं है, न उसके हाथ से काम करने की क्षमताएं हैं मान लो, न उसके दिमाग से काम करने की क्षमताएं हैं, न दिल उसका जो है न समाज से जुड़ा हुआ हो, न परिवार से जुड़ा हुआ हो, न पूरी जो ये भगवान की बनाई हुई पूरी जो दुनिया है अगर उससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो इस युवा का हम करेंगे क्या? तो सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी है, जो शिक्षक आप जो निभा रहे हैं और हम आपके जो है फॉलोअर्स हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं कि इनको एक अच्छा सच्चा ह्यूमन रिसोर्स बना रहे हैं। आप मानव संसाधन बना रहे हैं इनको। मानव संसाधन का मतलब ये है कि वो अपने पूरे समाज के लिए सबसे सूटेबल एलिमेंट कैसे हो सकता है। और ये भी यही शिक्षा का मतलब है। शिक्षा संस्कार का भी मतलब यही है कि जो समाज की अपेक्षाएं हैं उसके ऊपर हमारा विद्यार्थी किस तरह से खरा उतर रहा है, इस काम को आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज अगर एक व्यक्ति शिक्षित नहीं हो, इसके अंदर शिक्षा के संस्कार नहीं हो, अगर वो जॉब रहित हो, अगर वो गलत रास्ते पे भी चल रहा हो, तो शायद वो ज्यादा एडवर्स इंपैक्ट सोसाइटी पे नहीं डालेगा। वो ज्यादा एक परिवार जिससे उसका उद्गम हो रहा है उस परिवार को ही डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन एक विद्यार्थी जो हमारे से शिक्षा ले रहा है, अगर इस विद्यार्थी को सही दिशा नहीं दिखाई अपन ने, तो ये जैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी के गेट से निकलेगा, जैसे ही इसके लिए रास्ते इसको नहीं दिखेंगे, कोई जॉब के रास्ते नहीं दिखेंगे, कोई जो है हायर एजुकेशन के रास्ते नहीं दिखेंगे, नहीं नए इसको अगर समाज स्वीकार करेगा, तो ये बच्चा हमारे सामने AK-47 लेके आएगा, हमारे से क्वेश्चन पूछेगा कि आपने मेरे को एक संस्कारित नागरिक क्यों नहीं बनाया है, आपने मेरे को ऐसी शिक्षा क्यों नहीं दी जिससे मैं इस पूरे विश्व को अग्रणी भूमिका के अंदर अपने आप को खड़ा कर सकता हूं, ऐसा आपने मेरे को क्यों नहीं बनाया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे शिक्षकों के सामने है। और शिक्षक का रोल समाज में जो पेरेंट्स हैं, इवन भगवान का जो रोल है, उससे भी बड़ा शिक्षक का रोल है। एक गुरु ये कहता है, एक सदगुरु ये कहता है कि मेरे पास किसी बच्चे को 7 साल के लिए छोड़ दो, मैं उसको जो संस्कार दूंगा, मैं जो उसको विद्याएं दूंगा, मैं उसको जो रास्ता दिखाऊंगा, वो उस रास्ते से हटाने के लिए अगर भगवान भी प्रयास करें, वो उस रास्ते से नहीं हटेगा। इवन कोई दुष्प्रवृत्ति का व्यक्ति भी अगर प्रयास करे तो वो नहीं हटेगा। तो शिक्षक के अंदर इतनी बड़ी ताकत है और आप एक निपुण शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूं इस उच्च श्रेणी के कार्य के लिए। पूरा देश आपको फॉलो करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आज ये जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, ये बहुत भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली इसलिए नहीं है कि बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के ये छात्र हैं, नहीं। सबसे पहले तो इनका जन्म भारत की जन्मभूमि, इनकी जन्मभूमि जो है वो भारतवर्ष है। इस धरती के अंदर इनका जन्म हुआ है। जो ये माना जाता है कि इस मिट्टी के अंदर, इस पानी के अंदर, इस हवा के अंदर ऐसी शक्ति है कि यहां से जो नागरिक निकलता है, जो यहाँ पे जन्म लेता है, वो उच्च श्रेणी का ही होता है, वो संपूर्ण मानव होता है, उसके अंदर कहीं मानव मूल्यों की कमी नहीं होती। तो सबसे पहले तो इन विद्यार्थियों को जो आपके पास पढ़ रहे हैं, मैं इनसे जो है एक दिशा देना चाहता हूं कि जैसे ही आप सुबह जगें, सबसे पहले जगते ही भगवान को धन्यवाद दें कि हे भगवान, आपने हमें मनुष्य बनाया, मनुष्य भी भारतवर्ष का मनुष्य बनाया जो पूरे विश्व का गुरु था और उसी रास्ते पे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। ये बच्चे जो हायर एजुकेशन में, जो हायर एजुकेशन आज मैं अगर डिफाइन करूं, तो वो शिक्षा जो
12वीं क्लास के बाद में दी जाती है। जहां बच्चे जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिन कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, आप लोग हायर एजुकेशन का हिस्सा हैं, उच्च शिक्षा का हिस्सा हैं। आज देश के अंदर, अपने देश के अंदर अगर 100 बच्चे 12वीं की परीक्षा पास करते हैं, तो आप जैसे सिर्फ 27 बच्चे ही ऐसे हैं जिनको कॉलेज के अंदर घुसने का मौका मिला है, कॉलेज का गेट में प्रवेश करने का मौका मिला है। सिर्फ 27% बच्चे ही ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन में एंटर होते हैं। 73 का तो अपने को पता ही नहीं है कि वो बच्चे कहाँ गए, वो आज क्या काम कर रहे हैं, कौन उनको मार्गदर्शन दे रहा है। नहीं, सिर्फ 27% बच्चों में आप हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, भारतीय हैं, और आपको उच्च शिक्षा में प्रवेश करने का मौका मिला है। आप क्योंकि 27% का हिस्सा है, इसलिए समाज की अपेक्षाएं भी आपसे बहुत ज्यादा है। अमेरिका के अंदर ये अनुपात जो है करीब 87 है। 87 का मतलब इफ 100 स्टूडेंट्स आर पासिंग थ्रू 12th क्लास एग्जामिनेशन, 87% स्टूडेंट्स आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू हायर एजुकेशन। जापान में ये 70% से ज्यादा है, यूके के अंदर 70% से ज्यादा है, मलेशिया में 60% से ज्यादा है, अपना पड़ोसी चाइना जो है उसमें 50% से ज्यादा है। अपन अभी सिर्फ 27% बच्चों को ही इस मुकाम पे लेके आ पाए हैं। तो हम शिक्षक जो हैं, जो वाइस चांसलर साहब हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि जितने बच्चे आए हैं, 27% ही आए, जो आने वाले टाइम में भारत सरकार ये अपेक्षा कर रही है, प्रयास कर रही है कि ये 50% तक हम लेके आए। तो ये 27% बच्चे जो हमारे पास सबसे टैलेंटेड बच्चे जो आए हैं, इनको एक ऐसा नागरिक बनाएं जो अपने देश के लिए नहीं, भारत देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हमारी सिंसियरिटी, हमारा डेडिकेशन, हमारी ऑनेस्टी, हमारी रिलेशनशिप, हमारे मूल्य, हमारा कंडक्ट मीन्स आचरण जो है, वो सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, दूसरे देशों के लिए भी एग्जाम्पल बने। आप जहां पे भी जाएं, कंपीट कर पाए, अपने आप को प्रूव कर पाए कि हम भारतीय हैं, हम स्पेशल हैं, हम साधारण नहीं हैं, हम असाधारण हैं। अगर वहां पे जाके कोई लाइन में भी खड़े हो आप, तो उस लाइन में भी सबसे आगे खड़े हो। साधारण एवरेज नागरिक बन के मत रहना कहीं पे जो है। आपका रिकॉग्नाइजेशन जब भी होगा जब आपके अंदर कुछ स्पेशल सद्गुण होंगे, तभी आपको समाज जो है उस रूप में स्वीकार करेगा। और मेरी आपसे उम्मीद ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, अपने कंडक्ट से, अच्छे चरित्र से, अच्छे आचरण से पूरे विश्व को प्रभावित करें, पूरे विश्व को परिवर्तित करें, और उसके बदले में इस देश के लिए डॉलर्स लेके आए आप। देश का विकास अपना तभी होगा जब यहाँ पे डॉलर्स आएंगे। हमारी हेल्थ, हमारी एजुकेशन, हमारा ट्रांसपोर्ट, हमारी कनेक्टिविटी, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर तभी इंप्रूव होगी जब आप लोग मानव संसाधन बनेंगे, उच्च श्रेणी के मानव संसाधन बनेंगे, और उस संसाधन को हम डॉलर्स के रूप में इस देश को बहुत अग्रणी देशों में अगर ले जाके खड़ा कर पाए, तब हमारी उपयोगिता है। आप जैसे जैसे विद्यार्थी, मैं ये देख रहा हूँ 365 विद्यार्थी आज जुड़े हुए हैं इस तरह के भारतवर्ष में, सिर्फ तकनीकी शिक्षा की। मैं क्योंकि तकनीकी शिक्षा का हिस्सा हूं आज के दिन, तो सिर्फ तकनीकी शिक्षा में आप जैसे करीब 80 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। आप सोचो कितना बड़ा तकनीकी शिक्षा का एक एक जो सरोकार हम लोग रख रहे हैं, कितना बड़ा सिस्टम चला रहे हैं। 80 लाख तो शायद उसके अंदर 3 सिंगापुर बन जाए, इतनी बड़ी इस शिक्षा प्रणाली में, तकनीकी शिक्षा की प्रणाली के अंदर आप इससे हैं। पूरे दुनिया की आबादी 700 करोड़ है, उसमें से करीब 130 करोड़ अपन है। अपन भारतीय 130 करोड़ है। 700 में अगर 130 का मैं भाग दूं, जो संख्या मिलती है वो हमें 6 से कम मिलती है। यानी इस पूरी पृथ्वी पे हर छठा व्यक्ति भारतीय है। इसका मतलब यही हुआ ना, पूरी विश्व के अंदर जितनी जनसंख्या है, तो हमारी प्रेजेंस भी हर जगह दुनिया के हर कोने में एक अच्छे नागरिक के रूप में दिखनी चाहिए। और हम डोमिनेट करते थे। आज से 1500 साल पहले हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जिसके अंदर 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, करीब 2000 प्रोफेसर थे उसके अंदर, 5 विद्यार्थियों के लिए 1 शिक्षक हमारे यहाँ पे था। करीब 70 देशों के विद्यार्थी हमारे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। उस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी 9 मंजिला थी। आज दुनिया के किसी भी कोने में आप चाहे हार्वर्ड जाएं, चाहे MIT जाएं, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जाएं, चाहे आप जो है किसी भी IIT में जाएं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक 9 स्टोरी हो सकता है, वहाँ का एकेडमिक ब्लॉक 9 स्टोरी हो सकता है, वहाँ का लेबोरेटरी ब्लॉक 9 स्टोरी हो सकता है। कहीं पे भी आप 9 स्टोरी लाइब्रेरी बिल्डिंग नहीं पाएंगे। पहले तो 1500 साल पहले आप सोचो किस तरह के हमारे सिविल इंजीनियर्स थे, कैसे आर्किटेक्ट थे, कैसे डिजाइन की होगी, कैसे बनाई हुई
वो बनाई होगी, और वो लाइब्रेरी खाली थोड़ी थी, वो हमारा जो रिसर्च है, हमारा जो इनोवेशन है, हमारा जो साहित्य है, उससे भरी हुई थी। एक राजा ने उसको आग आग की भेंट चढ़ा दिया था, और वो लाइब्रेरी करीब 6 महीने तक उस आग से जलती रही थी, इतना उसके अंदर मेटल था। तो आपको जो बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी डिग्री देगी, जब आप 3 साल बाद, आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, आप फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं देंगे, 3 साल बाद जब आपको डिग्री मिलेगी, वो सिर्फ A4 साइज कागज का टुकड़ा नहीं होगा, उसके अंदर जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी हमारी जो 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 स्ट्रेंथ थी, हमारी जो यूनिवर्सिटी जिस तरह की एजुकेशन देने की हमारी परंपराएं थी, जैसी हमारी पारिवारिक परंपराएं हैं, जैसी हमारी सामाजिक परंपराएं हैं, जैसा हमारा एक उच्च श्रेणी का आपस में बॉन्ड है, हमारा पारिवारिक बॉन्ड है, हमारा समाज का बॉन्ड है, उन सब की जिम्मेवारियां आप लेते हुए विश्व के हर कोने के अंदर जाएंगे, तो आप जो है कभी भी इन वैल्यूज से आप समझौता मत करना। आप अपनी ईमानदारी, अपनी डेडिकेशन, अपनी सिंसियरिटी को कहीं पे भी नीचे मत गिराना। आप कहीं पे भी इन मूल्यों के साथ समझौता मत करना। अपनी करेक्टर जो चरित्र है उसके ऊपर दाग कहीं पे नहीं लगने देना। आप पे अगर दाग लग गया तो हम शिक्षकों पे पहले लग जाएगा। और चांद साहब, ये जरूर मैं बताना चाहूंगा कि आज भी समाज का हमारे पे बहुत ज्यादा विश्वास है, शिक्षक पे समाज का बहुत ज्यादा विश्वास है। मैं चंडीगढ़ में था, मैं करीब 4.5 साल वहां पे डायरेक्टर रहा। जब मैं वहां पे कैंपस में रहता था तो मेरे पड़ोस में मेरे पड़ोसी जो तो प्रोफेसर थे, जो मेरे नीटर के प्रोफेसर थे, पड़ोस में थे, तो उनको 7-8 दिन के लिए बाहर LTC वगैरह घूमने जाना था। चंडीगढ़ से उनको हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ बाहर जाना था। लेकिन बाहर जाते टाइम उनके लिए सबसे बड़ी हर्डल जो ये थी कि उन्होंने एक कुत्ता पाला हुआ था, घर में एक कुत्ता पाल रखा था। अब कुत्ते को तो साथ ले जा नहीं सकते, अगर बेंगलोर जाना है या चेन्नई जाना है, वो हवाई जहाज में कुत्ते को यात्रा कैसे कराएंगे? ट्रेन में भी यात्रा कुत्ते को जो है नहीं कराने देते। तो वो जब जा रहे थे तो उन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे कुत्ते की 7 दिन के लिए देखभाल कर लें। हमारे लिए बड़ा कठिन टाइम था, मैं किसान परिवार से हूं, मेरे को ये पता है कि गाय की देखभाल कैसे की जाती है, भैंस की देखभाल कैसे की जाती है। कुत्ता तो वैसे भी ऑटोनोमस है, पावरफुल है, वो कहीं जा सकता है, कहीं आ सकता है, उसकी देखभाल की भी जरूरत भी नहीं है। लेकिन क्योंकि पड़ोसी हमारे से रिक्वेस्ट कर रहा था, तो हमने उस कुत्ते को हमारे पास रखने की जिम्मेदारी ले ली। 7 दिन कुत्ते की जिम्मेदारी ले ली। लेकिन जैसे ही वो वहां से गए, हर घंटे उनका टेलीफोन कॉल आता था कि पुनिया साहब, हमारा कुत्ता कैसे है, कुत्ते को वो जो बिस्किट हमने स्पेसिफाई किए थे वो आपने दे दिए क्या, उसको नहलाने के लिए जो पर्टिकुलर वाटर टेम्परेचर है वो वाटर टेम्परेचर मेंटेन करके ही इसको स्नान करवाएं, जो शैम्पू हमने स्पेसिफाई किया है वो शैम्पू ही आप जो है यूज करें। एवरी आवर आई वाज गेटिंग टेलीफोन कॉल फ्रॉम माय प्रोफेसर। मैं पिछले 30 साल से, 30 से भी ज्यादा टाइम हो गया, चांद साहब 86 की बात कर रहे थे तो और लंबा टाइम हो गया, हम तो भूल भी गए कितने साल हो गए इसमें। पिछले 30-35 साल में हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा दी होगी, पढ़ाया होगा, आज वो बड़े बड़े नागरिक भी बन गए होंगे कहीं पे। मेरे पास किसी भी पेरेंट का, जिन विद्यार्थियों को पढ़ाया, कभी भी किसी भी पेरेंट का कोई फोन नहीं आया कि मेरा बेटा कैसे है या मेरी बेटी कैसे है जब वो पढ़ने आए। और हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो 18 साल से ऊपर वाले ही होते हैं, नेचुरली उनको संभालना और मुश्किल काम होता है। लड़के लड़कियां साथ में रहते हैं, पेरेंट्स को भी चिंता होती है मेरी बेटी कैसी है, लड़के के लिए भी उनके पेरेंट्स को चिंता होती है बेटा कैसे है। मेरे पास आज तक कोई भी फोन नहीं आया। कुत्ते के लिए देखो फोन कर रहे, कुत्ते के लिए विश्वास भी नहीं है मेरे पे कि वो ढंग से मैं रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा। लेकिन इन विद्यार्थियों के लिए किसी भी पेरेंट का फोन नहीं आया। आई फील प्राउड कि आई एम द लकीएस्ट पर्सन on this globe, in this globe I am luckiest person। देखो मेरे पे समाज का विश्वास कितना है। कुत्ते के रूप में विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये अपने बच्चा जो दिल का टुकड़ा है वो हमारे पास छोड़ के जा रहे हैं, और उसके लिए कभी फोन से नहीं पूछ रहे कि हमारा बच्चा कैसा कर रहा है, खाना कैसे खा रहा है, हॉस्टल में रहने की सुविधाएं कैसी है, उसको पढ़ाई कैसे कराई जा रही है। तो उनको इतना विश्वास है कि मैं मेरे बच्चे को सक्षम हाथों में छोड़ के आया हूं, और वहां पे जो शिक्षा से संबंधित संस्कार उसको दिए जा रहे हैं, वो शिक्षा के संबंधित संस्कार उच्च श्रेणी के ही दिए जा रहे हैं। इतना विश्वास हमारे शिक्षकों पे है।
तो और जो शिक्षक भी अभी जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये विश्वास समाज का हमारे पर है, वो विश्वास कभी तोड़ मत देना। जिस दिन शिक्षक पर से समाज का विश्वास टूट गया, उस दिन इस समाज को कोई नहीं चला पाएगा। ये जो रिलेशनशिप की बात, 4 लेवल की बात कर रहे हैं अपन, अपने आप को पहचानने की, अपने परिवार से जो को पहचानने की, परिवार से रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, समाज से रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल से रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। ये रिलेशन तभी तक मेंटेन है जब तक समाज में शिक्षक है। जिस दिन ये विश्वास उठ गया, उस दिन ये समाज नहीं चल पाएगा। सुकरात जो थे, सुकरात जी जो है माने हुए शिक्षक थे, उनका भी अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव था। एक बार वो अपने विद्यार्थियों के साथ, 15-20 विद्यार्थी उनके साथ थे, शाम के टाइम जो है, जैसे इस प्रोग्राम में भी आप बच्चे लोग जो है अपने शिक्षक जो है, अपने रिसोर्स पर्सन इनसे जुड़ते हैं, तो सुकरात जी भी अपने अपने विद्यार्थियों के साथ में शाम के टाइम जो है कुछ एक तरह से खुशी का माहौल उनका चल रहा था। उनके शिष्य एक तरह से डांस कर रहे थे, सुकरात जी भी उनके साथ जो है मिले हुए थे। सुकरात जी ने एक सुंदर एक जो शोल, करीब 6 गज लंबा शोल, सुंदर व्हाइट शोल जो है ओढ़ रखा था। उस शोल पे कोई छोटा सा कहीं पे काला एक धब्बा लग गया। अब जब वो सेलिब्रेट कर रहे थे तो धीरे से एक विद्यार्थी सुकरात जी के पास आया कि सर आपके शोल पे एक छोटा सा धब्बा लग गया है, काला धब्बा लग गया है हल्का सा। सुकरात जी ने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा विद्यार्थी आया कि सर आपके जो है शोल पे छोटा सा धब्बा लग गया है। सुकरात जी ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। तीसरे टाइम तीसरा विद्यार्थी आ गया, धीरे से बोला। तो फाइनली सुकरात जी ने कहा यार बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने इतना सुंदर शोल, सफेद शोल 6 गज लंबा पहन रखा है, ओढ़ रखा है, उसकी कोई बड़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन ये छोटा सा काला धब्बा लग गया। सारे के सारे मेरे को जो है चेतावनी देने आ रहे हैं कि सर आपका शोल जो है खराब हो गया है। इसका मतलब ये है कि शिक्षक का चरित्र जो है, शिक्षक के अंदर वैल्यूज जो है, शिक्षक का जो कंडक्ट है, उसके ऊपर अगर छोटा सा भी काला धब्बा लग गया, ये आपके पूरे समाज को दिखता है, ये विजिबल है। आपको सफेद चादर तो माना हुआ ही है शिक्षक को, लेकिन आपके चरित्र पे छोटा सा भी अगर धब्बा लग गया तो समाज पूरा का पूरा आपके उस धब्बे की तरह से विकृत होगा। ये विशेष रूप से हमारे शिक्षक की भूमिका के अंदर आता है। ये चारों लेवल की जो बात कर रहे हो, ये शिक्षक ही दे सकता है। और बच्चे का विश्वास देखो हमारे पे, एक छोटा बच्चा, मैं कह रहा हूं शिक्षक पे विश्वास देखो। एक छोटा बच्चा जब तीसरी चौथी क्लास में स्कूल जाना शुरू करता है, नर्सरी क्लास के अंदर जाना शुरू करता है, तो वहां पे ABCD कुछ लिखना सीखता है या कह खे गैडे लिखना सीखता है। ये सीखते सीखते वो कुछ शब्द बनाना सीख जाता है। मान लो किसी बच्चे ने शब्द लिखना शुरू किया मंकी, और मंकी की स्पेलिंग स्कूल में उसने MONKY लिख दी। जब वो घर आता है, जब पेरेंट्स उसके आंसर शीट चेक करते हैं, कॉपी चेक करते हैं और कहते हैं बेटा ये क्या किया, मंकी की स्पेलिंग तो MONKEY होनी चाहिए, आपने गलत कर दिया। बच्चा कहता है नो मम्मी यू आर रॉन्ग, पापा यू आर रॉन्ग, माय टीचर इज सेइंग दैट स्पेलिंग ऑफ मंकी इज MONKY। वो गलत चीज के लिए भी शिक्षक को सपोर्ट कर रहा है, शिक्षक पे इतना ज्यादा उसका विश्वास है। तो मेरी अपने शिक्षकों से दूसरी और रिक्वेस्ट है कि आपकी अगर पढ़ाने की इच्छा नहीं हो, आपका क्लास में जाने की इच्छा नहीं हो, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, इफ यू आर नॉट रेडी, इफ योर फेसेस आर नॉट स्माइलिंग, इफ यू आर नॉट एनर्जेटिक, नेवर गो इन द क्लास। कभी मत चले जाना क्लास के अंदर। आप अगर नहीं पढ़ाएंगे इट हार्डली मैटर्स, लेकिन अगर आपने पढ़ाया और उनको गलत पढ़ा दिया, no eraser is available in this universe who can erase those contents which has been delivered by the teachers, and जो छात्र के दिल में घुस गए हैं उन कंटेंट्स को कोई इरेजर इरेज नहीं कर पाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि आप गलत मत पढ़ा देना। आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्किट डिजाइनिंग बच्चों को गलत पढ़ा दी और वो बच्चा कल को एयरक्राफ्ट का सर्किट डिजाइनर बन गया विच कैन कैरी सम 1000 पैसेंजर, तो आपकी ये गलत पढ़ाई हुई चीज, उस बच्चे की गलत डिजाइन किया हुआ वो सर्किट 1000 लोगों की जान ले सकता है। एक डॉक्टर सिर्फ एक व्यक्ति की जान ले सकता है। एक जो टेक्निकल एजुकेशन का बच्चा हमारे यहाँ से निकल रहा है, अगर उसको हमने गलत शिक्षा दे दी तो वो हजारों लोगों की जाने जो है, और हजारों की नहीं अनगिनत जाने जो है उन गलतियों की वजह से जा सकती है। तो इन विद्यार्थियों को आप गलत दिशा कभी मत दे देना।
हम लोग काफी बार इंडस्ट्रीज से और बात करते हैं, आप लोगों का एक एक क्षण हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हमारे लिए ये भी है कि जिस दिन आप इन यूनिवर्सिटी से निकलोगे तो आपके पास जॉब के ऑप्शंस भी होने चाहिए, आपके अच्छे इनोवेटर के ऑप्शन भी होने चाहिए, आपके पास हायर स्टडीज के भी ऑप्शन होने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि सारे बच्चों को उनकी इच्छा के हिसाब से शायद हम एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दिला पाते। जब हम इंडस्ट्री से डिस्कस करते हैं कि हमारे बच्चों की कमी तो बताओ, आप ऐसी क्या कमी रहेगी कि इनको एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज ये कह रही है कि हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो जिनके हाथ से काम करने की, जिनकी प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत अच्छी हो, जिनकी माइंड सोन जिसको कहते हैं, दिमाग से सोचने की क्षमताएं, प्लानिंग, डिलीवरी, असेसमेंट, वो पार्ट अच्छा होना चाहिए कि हैंड्स ऑन होना चाहिए, हाथ मजबूत हो प्रैक्टिकली, माइंड सोन हो, उनकी सोचने की क्षमताएं, उनकी एग्जीक्यूट करने की क्षमताएं, उनकी प्लान करने की क्षमताएं, और उसके साथ साथ जिनका हार्ट सोन हो, दिल जो है समाज से जुड़ा हुआ हो, कंसर्न हो दिल समाज के बारे में, रिश्तों के बारे में कंसर्न हो। अब उनका जो जो एक एटीट्यूड है, उनके जो इंटेंशंस हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए। तो वो तो कह रहे हैं कि हमें इन तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, हैंड्स ऑन, माइंड्स ऑन, हार्ट्स ऑन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन वाले बच्चे जो है हमें चाहिए। चांद साहब, एआईसीटी आज तक वर्षों से सिर्फ प्रयास करती रही, हैंड्स ऑन पार्ट पे, प्रैक्टिकल पार्ट पे, माइंड्स ऑन पार्ट पे, नॉलेज वाले पार्ट के ऊपर हमने बहुत ज्यादा जो है हार्ट्स ऑन पे, एटीट्यूड वाले पार्ट पे, इंटेंशन वाले पार्ट पे, सेल्फ के पार्ट के ऊपर आपके जो 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 एक एक मानवीय मूल्य जो है, मेरी मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ये बच्चा सोचने लगे कि मैं क्यों हूं, मेरा रोल क्या है, मैं इस धरती पे किस लिए आया हूं, व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन, मैं हार्मनी, इस पूरे होल सिस्टम के अंदर मैं हार्मनी कैसे स्टेब्लिश कर सकता हूं, कैसे मेरे पे समाज का ज्यादा से ज्यादा विश्वास हो, कैसे मेरे प्रति लोगों का प्यार हो, कैसे जो है मैं एक यूजफुल एलिमेंट बन सकता हूं। तो जो एटीट्यूड वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट आपके इस वैल्यू एजुकेशन से, ह्यूमन वैल्यूज की जो बात कर रहे हो, जिसका एक 21 दिन का हमने इंडक्शन प्रोग्राम भी शुरू किया है और आप उसके अंदर भी अग्रणी हैं, उसको भी आपने बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाया है। इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं कि हमें तो बच्चे चाहिए जैसे मधुमक्खी होती है, हमें मधुमक्खी जैसे बच्चे तैयार करके दीजिए। हम पूछते हैं मधुमक्खी क्या ऐसा रोल अदा करती है कैसे बच्चे तैयार करके दें। मधुमक्खी जब अपना छत्ता बनाती है जहां पे शहद तैयार होता है, पहले तो उनकी स्किल देखो। अगर मधुमक्खी की अगर स्किल्स आपको देखनी हो, अगर छाता कभी आपको देखना हो, और अगर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, तो सबसे बड़ी बात उस छत्ते की जो है जहाँ पे वो अपना हनी हनी कॉम्ब जो बनता है उनका, जहाँ से हनी बी लेते हैं अपन, उसकी अगर स्ट्रक्चर देखें तो हमेशा ही ओरिजेंटल से उसका एंगल जो है वो इट इज 130 डिग्री, 130 डिग्री का कोण वो हमेशा बनाती है। वो स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल है, वो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग उसकी, यानी स्किल पार्ट उसका इस तरह से है, प्रैक्टिकल कैपेबिलिटीज उस हनी की इस तरह से, हनी बी की इस तरह से है कि वो 130 डिग्री पे ही बनाती है, जो स्ट्रक्चरली स्टेबल है। जब वो उसके ऊपर बैठती हैं मक्खियां, उनका बैठने का पैटर्न इस तरह से है कि इट में भी विंटर, इट में भी समर, हमेशा अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन करती है वो हमेशा 35 डिग्री सेल्सियस होता है, ताकि जो 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 शहद है उसकी विस्कोसिटी इतनी कम नहीं हो जाए कि वो बह के नीचे गिर जाए। तो उनके अंदर जो प्लानिंग वाला पार्ट है, दिमाग से सोचने वाला पार्ट है, और हाथ से काम करने वाला पार्ट है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन तीसरी चीज जो सबसे बड़ी मधुमक्खी के अंदर होती है, जो एटीट्यूड वाला पार्ट मैं कहता हूं, उनके आप जो जो आपको अभी इस ह्यूमन वैल्यूज में पढ़ाया जा रहा है कि मानव, पशु और सबसे अलग है, मैं तो मेरे को इसमें भी विश्वास नहीं होता कि जैसा मानव है वैसे ही पशु है, वैसे ही ये मधुमक्खियां हैं। जब ये शहद बन जाता है, जब वो छत्ते को छोड़ के जाती हैं, वो एक बूंद भी उसका कंज्यूम नहीं करती है, वो सारा का सारा शहद वहीं पे छोड़ के जाती हैं, ताकि दूसरे लोग उसका फायदा उठा सकें। जीवन के अंदर हम जब आए हैं, न जब आए थे तब लेके आए हैं, और जब हम जाएंगे यहाँ से धरती को छोड़ के, न हम साथ में लेके आए हैं, लेके जाएंगे। तो वो एक मैसेज देती है, मधुमक्खियां एक मैसेज देती है, इंडस्ट्रीज कहती है कि ऐसे नागरिक, ऐसे बच्चे आप हमें तैयार करके दो, और जिस तरह से इस धरती को, जिस तरह से इस समाज को हमें जन्म के टाइम मिला, कम से कम इसका स्वरूप वैसा का वैसा छोड़ के जाएं। जैसी हवा, जैसी मिट्टी, जैसा पानी हमें जन्म के टाइम मिला था, जो क्वालिटी हमें मिली थी, जो क्वांटिटी पानी की हमें मिली थी,
वैसा पानी हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाएं, नहीं छोड़ पा रहे हैं। आज बीकानेर के अंदर बठिंडा से एक ट्रेन चल के आती है और उस ट्रेन का नाम ही हमने कैंसर ट्रेन दे दिया है। उसके अंदर जब मैं बीकानेर में था, इवन दैट नंबर में गॉन अप, हर दिन 300 नए पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स बीकानेर के रिसर्च सेंटर के अंदर इलाज करने के लिए आते हैं। तो ये फिर एनवायरनमेंट से कनेक्ट कहाँ रहा अपना? कैसे अपन यूनिवर्स की भलाई की बात कर रहे हैं? इंडिया का 90% पानी, इट इज नॉट सुटेबल इवन फॉर टेकिंग बाथ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स है, उसके हिसाब से नहाने योग्य ही हमारा पानी नहीं है। हवा की हालत आप देख सकते हैं कि हवा को किस तरह से हमने बिगाड़ दिया है, पानी को हमने बिगाड़ दिया, इस धरती को अपने फर्टिलाइजर्स केमिकल्स ऐसे लेके कैंसर धरती को भी कर दिया है, सोइल को भी कैंसर कर दिया है। तो मानव के पास जो जो चीजें आई उनका स्वरूप हमने बिगाड़ दिया है, पूरा का पूरा बिगाड़ दिया है। तो आप एक उच्च श्रेणी के नागरिक तभी बनेंगे जो इस चीज को समझेंगे कि मैं कह रहा हूं कि खुद पहले तो खुद को समझना है, फिर व्हाट इज माय रोल इन माय फैमिली, मैं फैमिली, मेरे फैमिली मेंबर्स को किस तरह से खुश रख सकता हूं, उनकी खुशी के अंदर मैं कैसे भागीदार बन सकता हूं, और सिर्फ मेरा परिवार ही नहीं, पूरा समाज मेरा परिवार है, उसको अच्छा जीवन में कैसे दे सकता हूं, अच्छा एनवायरनमेंट में कैसे दे सकता हूं। और इस धरती पे मैं ये बता दूं आपको, चाहे पानी बिगाड़ा है, चाहे हवा बिगाड़ी है, चाहे चाहे जो है ये सोइल को बिगाड़ा है, हमारे इंजीनियर्स की भूमिका है, हमने ही इसको बिगाड़ा है। चाहे पोल्यूशन लेके आए, हम लोग लेके आए हैं, पानी का जो मिसयूज किया है हमने, इंजीनियर्स ने किया है। तो आप लोग अगर इस चीज को नहीं समझेंगे कि मेरी भूमिका क्या है, इसी तरह से चलता जाएगा, इसी तरह से कोरोना फैलता जाएगा, इसी तरह से लोग मरते जाएंगे, इसी तरह से लोग बददुआएं देते जाएंगे। हमें रुकने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है कि इसके अंदर बैलेंस करने के लिए मेरा रोल क्या हो सकता है। एक सद्गुण की बात बताता हूं मैं, एक सद्गुण इंसान के अंदर किस तरह का, कैसे नागरिक आपको बनना है। अभी मैं एक कहानी पढ़ रहा था, हैदराबाद में 6 लड़कियों का एक 100 मीटर की रेस का कंपटीशन था, उनको 100 मीटर की दौड़ दौड़नी थी लड़कियों को। वो लड़कियां एक जगह पे जो है खड़ी हुई, एक लाइन में खड़ी हुई, सीटी बजी, लड़कियों ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उनमें से एक लड़की गिर गई, 5 ही लड़कियां बची आगे उस अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारी एक जो साथी जो लड़की थी वो गिर गई है, इमीडिएटली दे स्टॉप देयर रेस, उन्होंने ब्रेक किया, अपनी वो 100 मीटर वाली लाइन पे नहीं गए, वो वापस मुड़ के आई लड़कियां जो है, और मुड़ के आके उन्होंने वो लड़की जो गिर गई थी उससे आगे पूछा, क्या हुआ, आपको चोट तो नहीं लगी है क्या आप चल सकते हैं? उसने कहा, नहीं, मैं चलने में सक्षम नहीं हूं, मैं इस दौड़ में हिस्सा नहीं ले पाने में सक्षम नहीं हूं। उन्होंने, उन 500 लड़कियों ने उस बच्ची को जो गिर गई थी उसको अपने हाथों पे उठाया, और वो 6 की 6 चल के जो है, जो उनका फाइनल डेस्टिनेशन था 100 मीटर की, जो फाइनली रेस यहाँ पे खत्म करनी थी, वहां वो 6 की 6 पहुंची। कौन जीता? ऑल 6, सब 6 की 6 जीती, कोई नहीं आ रहा। ये सुनने में बड़ी अच्छी कहानी लगती है, लेकिन आप हम जैसे अगर लोग होते तो शायद वो रवैया नहीं होता, और वो रवैया इसलिए था कि वो सारी की सारी लड़कियां डेफ और डम लड़कियां थी, गूंगी बैरी लड़कियां थी, और उनके अंदर आपस के अंदर ऐसा प्रेम, ऐसी प्रेम की भावना, आपस में जिताने की भावना इस तरह से थी कि वो सारी की सारी जाके जीती। क्या हम भी ऐसा काम कर सकते हैं? क्या ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू जो सिखाई जा रही है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज यही है कि सभी को खुश अपन कैसे रख सकते हैं, मैं स्वस्थ कैसे रहूं, बाकी लोग स्वस्थ कैसे रहें, मैं हेल्दी कैसे हूं, बाकी लोग हेल्दी कैसे हैं, मैं अपनी जो प्रोग्रेस है उससे दूसरे लोगों को कैसे उसके अंदर खुश कर सकता हूं। एक और छोटी सी बात मैं जो है, आप रिलेशनशिप की बात आप लोगों को बताता हूं, और आप लोगों को किस तरह से काम करना। देखो, अकेले मिरेकल नहीं कर पाओगे आप, जो ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू जो आपको सिखाती है, जुड़ के टीम में, पारिवारिक व्यवस्थाओं के अंदर, जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं, अकेले अकेले सीखने का प्रयास मत करना। आप अगर जीवन में आगे बढ़ना है, ऑलवेज ट्राई टू वर्क इन ए टीम, और टीम के अंदर आप तब काम कर पाएंगे जब एक दूसरे के ऊपर विश्वास होगा। चारण साहब ने पिछले एक प्रोग्राम में जब हो रहा था, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, मैंने उस बात को उसी टाइम पकड़ा। ये कह रहे हैं कि मैं जब से बीकानेर के अंदर आया हूं, जब भी मेरे कोई ऑफिस के अंदर आता है, जब भी कोई बात करता है,
उनके इनके व्यवहार की जो है वो बड़ाई करता है कि सर आप न गुस्सा करते किसी के ऊपर, न कोई गलत काम के लिए आप प्रेशराइज करते हैं, आप तो कुछ अलग से ही दिखते हैं। और आपने जब कहा कि मैंने इस चीज को असेस करने की कोशिश की, हमने देखा कि मेरे आसपास जो लोग काम करते हैं, इवन ड्राइवर, इवन घर के ऊपर कोई सिक्योरिटी है, घर के ऊपर खाना बना रहा है, इनको ये लगता है कि उन सबका ट्रस्ट जो है, उनका जो विश्वास है, वो मेरे ऊपर बढ़ गया है। देखो कितनी बड़ी बात इनकी सोच ये है कि जो लोग आसपास हैं उनका विश्वास मेरे पे बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा जो है बढ़ गया है। तो आप जब टीम में काम तभी करेंगे जब आपस में एक दूसरे का ट्रस्ट होगा, जब एक दूसरे की ट्रांसपेरेंसी होगी, जब आप लोग एक दूसरे लव करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फेथ करेंगे, तब आपकी टीमें बनती हैं। तो जो गीज होता है, गीज एक पक्षी जो जिसको सारस कहते हैं अपन, कभी आप शाम के टाइम ऑब्जर्व करना, सारस जो पक्षी है उनको उड़ते हुए देखना। सारस एक ऐसा पक्षी है जो कभी छोटी उड़ानें नहीं भरता। सारस एक जो है लंबी उड़ान के लिए प्रसिद्ध है, इसको गर्मी पसंद नहीं। ये ऐसी जगह जाके रुकना चाहता है जहां पे वातावरण जो है ठंडा हो, जहां पे तापमान कम हो। मान लो इंडिया के अंदर तापमान बढ़ना शुरू किया तो सारस पक्षी इंडिया में नहीं रुकता, ये यहां से उड़ान भर के जाता है ऑस्ट्रेलिया, ऐसा देश जिसमें उस समय तापमान कम हो। लेकिन ये अकेला नहीं उड़ता, शाम को आप उड़ते हुए देखना, उनको एक वी शेप में कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखते हैं आपको। वी शेप मींस नंबर 1 इज देयर लीडर और बाकी उसके फॉलोअर्स होते हैं। वो टीम के अंदर एक लीडर के नेतृत्व में जो है उड़ना शुरू करते हैं और 8,000, 9,000, 10,000, 12,000 किलोमीटर की उड़ानें जो है बढ़ते हैं। और कभी भी ऐसे इतिहास में ये नहीं लिखा गया है कि कभी भी गीज की टीम ने उड़ना शुरू किया और बीच में थक के वापस आ गए हो, नहीं। उन्होंने जो टारगेट फिक्स किया हुआ है कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया पहुंचना है, वो टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपस में उनका ट्रस्ट बहुत ज्यादा होता है। जब वो उड़ते हैं, सबसे आगे जो उड़ता है उनका टीम लीडर होता है। टीम लीडर को सबसे ज्यादा कठिनाई होती है। आज वाइस चांसलर के रूप में आपके चांद साहब बैठे हुए, इनको सबसे ज्यादा कठिनाई, इनको इनको प्लान करना है कि मेरे को पैसा कहां से आएगा, मैं इस यूनिवर्सिटी का विकास कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे व्यवस्था बना के कैसे रखूंगा, मैं बच्चों को डिसिप्लिन कैसे सिखाऊंगा, मैं शिक्षकों को आगे जो है कैसे बढ़ाऊंगा, नए अपॉइंटमेंट्स कैसे करूंगा, उनका कैरियर आगे कैसे बढ़ाऊंगा। इनके ऊपर जो प्रेशर है, इनको जो फटीग होती है, वो बाकी लोगों को नहीं होती। इसी तरह से गीत जो उड़ते हैं उसमें जो टीम लीडर है उसको सबसे ज्यादा फटीग होती है, क्योंकि उसको ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस स्पीड से चलना है, किस ऊंचाई पे चलना है, कहां पे जर्नी को ब्रेक करना है। इवन एयर रेजिस्टेंस भी उसको सबसे ज्यादा होता है, पीछे चलते हैं उनको एयर रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। और ये पक्षी उड़ते उड़ते कुछ आवाजें भी निकालते हैं, आप ऑब्जर्व करना, ये उड़ते उड़ते पक्षी जो आवाज निकालते हुए सुनते हैं, वो आवाज निकालने का मतलब ये है कि अपने टीम लीडर को वो अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप प्लान करिए अपनी जर्नी, हम आपके साथ में हैं, आप जिस गति से चलेंगे हम आपके साथ पीछे चलने के लिए तैयार हैं। इट इज ट्रस्ट, इट इज फेथ, इट इज रिलेशनशिप, इट इज बॉन्डिंग, जिसकी वजह से वो कामयाब होते हैं चलते चलते। क्योंकि लंबी जर्नी, अगर कोई पक्षी कमजोर हो जाता है या बीमार हो जाता है, उस केस में वो क्या करते हैं कि वो जर्नी अपनी ब्रेक करके धरती पे आ जाते हैं और वो जर्नी वापस तब तक शुरू नहीं करते जब तक वो पक्षी या तो ठीक हो जाए या मर जाए, या तो उसको साथ लेके जाएंगे, यहाँ पे मरने के बाद छोड़ के जाएंगे, बीच में वो कभी भी नहीं छोड़ते। अध रास्ते जो है वो कभी भी नहीं छोड़ते। कितनी बड़ी सीखने की बात उनके अंदर है। बच्चों, अगर आपके साथी की आंखों में अगर आंसू आते हैं तो उससे पहले आप लोगों की आंखों में आंसू आने हैं। ये सदव्यवहार है, ये वैल्यूज है, ये आपका आचरण है, ये कंडक्ट है। ऐसा कैसा आचरण उनसे देखने को अपने को मिलता है। उनके अंदर अगर चलते चलते टीम लीडर थक जाता है मान लो, तो वो गीज वाला जो टीम लीडर है वो सबसे आगे जो चल रहा था वो सबसे पीछे आ जाता है और दूसरा उनका टीम लीडर बन जाता है। दे आर हैविंग इनॉर्मस फेथ, दे आर हैविंग इनॉर्मस कॉन्फिडेंस कि अगर दूसरा एक्चुअल टीम लीडर पीछे चला गया तो दूसरा भी उतना ही कैपेबल है। जिसको आप कॉम्पिटेंसीज की बात कर रहे थे, यहाँ पे मैं आया था तब हल्का कुछ कॉम्पिटेंसीज की बात कर रहे थे। पोटेंशियल सब में एक जैसा है, कॉम्पिटेंसीज कम हो सकती है, लेकिन इन केसेस में उनका विश्वास इतना ज्यादा है आपस में कि उनकी कॉम्पिटेंसीज भी वो टीम की आपस में एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं।
और वो अपने डेस्टिनेशन पे अपने टारगेट के ऊपर पहुंचते हैं। बच्चों, आप लोगों को भी गीज पक्षी की तरह से बनना है, गीज पक्षी की तरह से टीम के अंदर काम करना है। ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू जो है आप लोगों को यही मैसेज देती है, यही मैसेज देती है कि मिलके हम किस तरह से आपका जो है काम कर सकते हैं। और आपका जो रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, लव, अफेक्शन, विश्वास जो है इसको कायम करें, उच्च श्रेणी के नागरिक बने और इस देश को बहुत बहुत आगे जो है लेके जाएं। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी चांद साहब के नेतृत्व में इसी तरह से आगे बढ़ती जाए। और जब भी आप इस यूनिवर्सिटी से जाएंगे, एक स्किल मैं कह रहा हूं, एक सद्गुण एक ऐसा होना चाहिए जो दूसरे किसी के अंदर नहीं हो, वो आपके अंदर होना चाहिए, जो आपको एक अलग से आपकी पहचान बनाएगा। एक जस्ट एक छोटी सी मैं बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा। एक 40 साल का व्यक्ति, 40 साल का व्यक्ति, उसका दायां हाथ नहीं था। उस उम्र 40 साल की उम्र में बिना दाएं हाथ के उसकी इच्छा हुई कि मैं जूडो सीखूं। वो किसी कोच के पास गया, कोच बिना तो जूडो सीख नहीं सकता। एक ट्रेनर के पास गया कि आप मेरे को जूडो सिखाइए। अब एक तो दायां हाथ नहीं था, उम्र 40 साल की थी। कोच ने कहा यार 40 साल की उम्र में जूडो कैसे सीखोगे? जूडो सीखना शुरू होता है 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल की एज में, जब ह्यूमन बॉडी इज वेरी फ्लेक्सिबल, और आपके तो हाथ ही नहीं है। उसने कहा नहीं, मेरे को आप जो है जूडो सिखाइए, मेरे को जूडो सीखना है। खैर उसने कोच के पास ट्रेनिंग लेना शुरू किया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जो भी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद कोच ने कहा कि अब आप जो है जा सकते हो, अब आप जो है फील्ड में जाइए, आप फाइट्स में हिस्सा लीजिए, खेलों में हिस्सा लीजिए। अब जैसे ही वो मैदान में गया, एक फाइट हुई, 2 हुई, 4 हुई, 6 हुई, उसको कोई हरा ही नहीं पा रहा। 40 साल की उम्र के आदमी के सामने 20 साल का अगर लड़का भी है उस कंपटीशन में जूडो के, तो कोई उसको हरा ही नहीं पा रहा था। वो वापस 8-10 फाइट्स के बाद में, उसके बाद में वापस कोच के पास आया कि आपने ऐसा मेरे को क्या दांव सिखा दिया कि मेरे को कोई हरा ही नहीं पा रहा है। तो कोच ने कहा कि बिल्कुल आपको नहीं हरा पाएगा, मैंने जो आपको दांव सिखाया है उस दांव को जब आप लगाते हो, उस पे अप्लाई करते हो विरोधी पे, तो उसको अगर आपका दांव रोकना है तो उसको आपका दायां हाथ पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके दायां हाथ है ही नहीं। वो दायां हाथ पकड़ ही नहीं पाएगा, पकड़ ही नहीं पाता है, आपके दांव को रोक ही नहीं पाता है, तो आपको जीवन में कोई नहीं हरा पाएगा। उसके पास एक स्किल जो नेगेटिव थी, उसके हाथ नहीं था, वो भी उसका एक अपनी स्ट्रेंथ बन गई है। ये जो आपको संस्कार यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ये संस्कार आप अपनी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनाना, जिस तरह से नेगेटिव उसके अंदर पर्सनालिटी के अंदर एट्रीब्यूट था, उसको भी उसने इतनी बड़ी स्ट्रेंथ बना ली थी। आपके अंदर तो सारी की सारी चीजें हैं, फिजिकली आप स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है। अगर आपने अपने व्यवहार के अंदर एक इस तरह की मूल्य को आपने आप लेके आए और दूसरे के कष्ट को आपने अपना कष्ट समझा और एक जीवन का ये उद्देश्य बनाया कि जब भी मैं जहां से भी जाऊं, जब बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कैंपस से जाऊं, जब मैं किसी कॉलेज के कैंपस से जाऊं, उस दिन मेरे को ये पूरा कैंपस मिस करे। आपको ऐसा सद्व्यवहार हर एक से स्थापित करना है, आपको ऐसा प्रेम स्थापित करना है कि हर व्यक्ति आपको मिस करे, चाहे वो आपका जूनियर बच्चा हो, चाहे आपका सीनियर बच्चा हो, चाहे आपका शिक्षक हो। आपका प्रेजेंस की वैल्यू ये होनी चाहिए कि आपके वहां नहीं होने पे everyone should miss you. With these words, on behalf of AICT, I'll be extending my sincere thanks to whole BTU family. चांद साहब आप आगे बढ़ते रहिए, हम सैनिक की तरह से आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।